2001 में बनी गोदरेज कंज्यूमर की 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप की ये कंपनी है। गोदरेज कंज्यूमर आप जानते हैं हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सालाना आधार पर घरेलू कारोबार डोमेस्टिक बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ देखी है। आय 10% बढ़ी है 3450 करोड़ रुपीज़। मार्जिन्स में भी बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा हालांकि घटा है 8%, 320 करोड़ पर आया है। वेल, मुनाफे में क्यों दबाव है और आगे ग्रोथ वॉल्यूम को लेकर कंपनी के क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी है? नाइजीरिया कारोबार में कमजोरी रहने के क्या कारण हैं और डिमांड ट्रेंड आगे किस तरह से रहेगी? चलते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुधीर सीतापति हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले Q1 के जो गुड वॉल्यूम्स देखे हैं इंडिया बिजनेस को लेकर, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी किसने और कैसे ये ग्रोथ ड्राइव हुई है? इंटरनेशनल बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है, तो क्या रूरल इज एक्चुअली डूइंग वेल फॉर यू नाउ? हमारी वॉल्यूम ग्रोथ जो थी इंडिया में इन पर्टिकुलर काफी अच्छी थी Q1 में। पार्टली इसका रीजन ये है कि जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड जो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके अच्छा सीजन था। कुछ क्वार्टर्स में सीजनैलिटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे और कुछ सीजन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इस बार क्योंकि थोड़ा सा वीक समर था, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा हमारे डिमांड पे। बट जो सम ऑफ द ग्रोथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है कैटेगरी डेवलपमेंट में, उसके कारण भी हुआ है। तो आई वुड से थोड़ा 50-50 है जो हमारा इंक्रीमेंटल ग्रोथ रहा है। जो मुझे लग रहा है जो आगे के जो क्वार्टर्स रहेंगे इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल है सीजनैलिटी हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में। बट फिर भी आई थिंक काफी अच्छे ही रहेंगे। रूरल डिमांड इंडिया में अब तक जो पहले कोविड के पहले हम देखते थे कि रूरल मार्केट्स अर्बन मार्केट से 1.5 गुना ज्यादा ग्रो कर रहे थे। अब वो स्थिति नहीं रही। अब लगभग अर्बन और रूरल मार्केट्स लगभग एक ही लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, और जो लोअर इनकम कंज्यूमर्स की जो परचेसिंग है उसमें डेफिनेटली प्रेशर अभी भी है। अर्बन और जो अच्छे हायर इनकम कंज्यूमर्स हैं वहां पे डिमांड सिग्नल्स अच्छे हैं हमारे। ओके, सो डिमांड सिग्नल्स अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ आपको लगता है 7 से 8% की रेंज में रहेगी गोइंग अहेड? और क्या वैल्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं फॉर इंडिया बिजनेस फॉर द इंटायर FY24 सर? वॉल्यूम टर्म्स में लगभग जो आप नंबर कह रहे थे दैट मे नॉट बी वे ऑफ द मार्क। वैल्यू ग्रोथ जो है थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि Q2 में क्या हुआ कि पिछले साल पाम ऑयल प्राइसेस बहुत हाई थे, तो हमारे सोप प्राइसेस बहुत हाई थे। हमने Q4 और Q1 में उन प्राइसेस को रिड्यूस किया। तो Q2 और Q3 में साबुन में प्राइस और वैल्यू का काफी फर्क होगा, और बाय द एंड ऑफ Q3 और Q4 ये जो फर्क है वो निकल जाएगा वॉल्यूम और वैल्यू में। तो वैल्यू ग्रोथ जो है डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ के पीछे रहेगा इंडिया में। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्योंकि जो कारण मैंने बताया था कि पिछले साल कॉस्ट बहुत ही हाई थे Q2 और Q3 में, इस साल कॉस्ट काफी कम है। तो वॉल्यूम अच्छा रहेगा, प्राइसिंग थोड़ा नेगेटिव रहेगा, और प्रॉफिट्स भी हमारे हिसाब से ठीक ही रहेगा कुछ क्वार्टर्स के लिए। ओके, फेयर इनफ। सो प्रॉफिट भी ठीक रहेंगे आगे कुछ क्वार्टर्स में जैसा आप बता रहे हैं। मार्जिन्स क्या लगता है सस्टेन हो पाएंगे इन द करंट लेवल सर? और एक क्वार्टर एड स्पेंड्स ऊपर गए हैं क्या, और आगे किस तरह के ट्रेंड्स लग रहे हैं एड स्पेंड्स को लेकर इन द कमिंग क्वार्टर्स? मेरे हिसाब से डेफिनेटली मार्जिन्स जो हैं हम हिस्टोरिक मार्जिन्स के करीब आ जाएंगे GCPL में। ऑलरेडी इस क्वार्टर में हिस्टोरिक मार्जिन्स जो था, क्योंकि प्री कोविड कमोडिटी 2-3 साल से काफी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में, तो अगर हम स्टेडी स्टेट के हिसाब से देखें, लेकिन जो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट्स है वो काफी डिफरेंट है। हमारी ग्रॉस मार्जिन कम है, यानी हम कंज्यूमर्स को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हमारी एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स ज्यादा है, लेकिन जो कॉस्ट है वो कम है। तो हमने कंज्यूमर को थोड़ा ज्यादा वैल्यू देके कॉस्ट को कम करके उसी एबिटा मार्जिन पे पहुंचे हैं। और वॉल्यूम ग्रोथ का जो अभी ट्रेजेक्ट्री है हमारे हिसाब से पास्ट ट्रेजेक्ट्री से ऊपर होगा। डबल डिजिट अब तक तो नहीं है, बट वो स्थिति रहेगी। या मुझे लगता है कि जो एबिटा मार्जिन्स है दे विल कंटिन्यू टू बी गुड फॉर द नेक्स्ट फ्यू, दे विल कंटिन्यू टू बी गुड until and unless there is a hyperinflationary situation, they will continue to be good only.
तो मार्जिन यहाँ पर कंटिन्यू टू बी गुड होंगे ऑफ कोर्स, रिकॉर्ड लेवल्स की आप बात भी कर रहे हैं। इंडोनेशिया में हमने 15% ग्रोथ देखी है एंड रेस्ट मार्केट्स भी अच्छे ग्रोथ दिख रही है। इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर आपका क्या आउटलुक है गोइंग फॉरवर्ड? कोई स्पेसिफिक मार्केट्स है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं इस वक्त? इंडोनेशिया इन पर्टिकुलर हम काफी बुलिश हैं। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडोनेशिया की मैक्रोज फिलहाल अच्छे दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली निकल एक्सपोर्ट्स और निकल डिमांड इंडोनेशिया से काफी बेनिफिट आ रहा है। और हमारी बिजनेस भी वी हैव राइट साइज्ड इट, मार्केट शेयर्स आर गोइंग अप, सो बोथ द इकोनॉमी भी अच्छी है और हमारी कंपनी की जो कैपेबिलिटी भी है, हम काफी खुश है उससे। तो हमारी प्रोग्नोसिस इंडोनेशिया के लिए काफी अच्छी है गोइंग फॉरवर्ड। अफ्रीका में वॉलेटिलिटी बहुत है, पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है, करेंसी वॉलेटिलिटी है, बट सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है नायरा को फ्री फ्लोट करने के लिए, वो मीडियम टर्म में हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है कि सबको एक ही रेट पे करेंसी मिल जाता है। तो हम फंडामेंटली अफ्रीका में एनर्जी है, नाइजीरिया इन पर्टिकुलर जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है वहां पे ग्रोथ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज पार्ट ऑफ इट। करेंसी डिवैल्यूएशन मेरे हिसाब से मिड टर्म में ये मूव अच्छा ही रहेगा जीसीपीएल के। ओके, तो मिड टर्म में मूव अच्छा ही रहेगा। सर, एक कंसर्न जो अभी दिख रही है वो है इम्पैक्ट ऑफ नाइजीरियन करेंसी डिवैल्यूएशन। उसका क्या बिजनेस पर आपका इम्पैक्ट लग रहा है इन द कमिंग क्वार्टर्स? उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, करेंसी डिवैल्यूएशन में जो है, नायरा में जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ है, काफी सारा ऑप्टिकल डिवैल्यूएशन है। इसका मतलब ये है कि 450 नायरा टू डॉलर ऑफिशियल रेट था, अनऑफिशियल रेट 750 था, वेटेड एवरेज रेट 650 था। तो अगर नायरा अभी 750 हो गया, एक्चुअली अकाउंटिंग में 450 से 750 दिखता है, बट रियलिटी में 650 से 750 ही है। ये जो 200 नायरा का फर्क है वो हम फॉरेक्स लॉस करके एक लाइन आइटम में ले रहे थे। ये फॉरेक्स लॉस निकल जाएगा और ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दिखाई देगा। तो कैश लेवल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑप्टिकली थोड़ा सा फर्क लगेगा हमारे सेल्स ग्रोथ में। बट दिस इज अ प्योरली ऑप्टिकल लॉस एंड नॉट अ रियल लॉस। लॉस है, रियल लॉस नहीं है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। रेमंड एक्विजिशन सर इंटीग्रेट हुआ है इस क्वार्टर में, यहाँ पर किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक लग रहा है इन दिस सेगमेंट गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हम काफी बुलिश हैं रेमंड्स के बिजनेस में। हमें लग रहा है कि ये कैटेगरीज ग्रो फास्ट कर रहे हैं, हमारी ब्रांड्स अच्छी हैं। लेकिन पिछले क्वार्टर में और ये जो क्वार्टर है, वी हैव टू गेट द बैलेंस शीट राइट बिफोर वी गेट टू दी पीएनएल। तो बैलेंस शीट राइट में अकाउंट्स रिसीवेबल, डैमेजेस, इन्वेंट्री, ये सब हम सुधारेंगे लगभग 3-4 महीने के पीरियड में, और फिर वी विल बी रेडी टू ग्रो। तो ये एक पीरियड है करेक्शन का। अगर आपने एक नया घर खरीदा तो आपको उसे पेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सफाई करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ, और उसके बाद रहने का मजा आ जाएगा उस घर में। ओके, ऑल राइट, तो उसके इफेक्ट्स भी दिखेंगे। आपने कैपेक्स अनाउंस किए सर 900 करोड़ रुपए की वाया इंटरनल अक्रूवल एंड डेट। कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे दैट इट विल कम ऑन स्टीम, एंड किस तरीके की सिनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस एक्सपेंशन? देखिए, ये जो कैपेक्स हमने अनाउंस किया है वो 3 साल तक हम कैपेक्स करेंगे। इट इज अ 3-year कैपेक्स प्रपोजल ऑफ 900 करोड़। ये कैपेक्स का उद्देश्य थ्री फोल्ड है। पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ पहले से बेहतर है, और उस वॉल्यूम ग्रोथ को फंड करने के लिए हमें कैपेक्स की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हमें लग रहा है कि लॉजिस्टिकली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, दे हैव टू रिफ्लेक्ट द मार्केट्स बेटर एंड बी क्लोजर टू द मार्केट्स। और तीसरी चीज यह है कि हमें लग रहा है कि अगर हम ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करें तो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये 3 उद्देश्य हैं हमारे। तो हमें लग रहा है कि हमें एक बहुत बड़ा फैक्ट्री नॉर्थ इंडिया में, एक बड़ा फैक्ट्री साउथ इंडिया में, और थोड़े 2-3 छोटे फैक्ट्री ऑल ओवर द कंट्री, वो उस उद्देश्य से हम कैपेक्स को खड़ा कर रहे हैं। फेयर इनफ। तो ये 3 साल का प्लान है जैसा आपने बताया, और प्रेजेंस बढ़ाने की आपने बात की है। एक्विजिशंस एंड एम&ए अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके रडार पर रहती है। रेमंड की तरह और भी कुछ कंपनीज या कोई बिजनेसेस आपके रडार पर है इस वक्त एक्विजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन से सेगमेंट इस वक्त आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए, वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर गुड एसेट्स एंड एक्विजिशंस। ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है,
कोई ऐसे, और अगर कुछ आया तो वी विल डेफिनेटली इफ इट इज अप्रोप्रिएट वी विल डू इट, इफ इट इज नॉट, देयर इज नो, कोई टारगेट तो नहीं है कि वी हैव टू डू इट और वी डोंट हैव टू डू।